हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे कोरिलेशन के एमसीक्यूज़ की थर्ड क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज़ कवर किए हैं और उससे पहले की क्लासेस में हमने कोरिलेशन को इन डिटेल डिस्कस किया है। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली हैं, और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोरिलेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आज हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट के 15 एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करिए। चलिए देख लेते हैं। यस, हम 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा 21st। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ हमसे ट्रू पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हैज़ द सेम लिमिट्स एज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि जो आप स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की लिमिट्स देखते हो वही सेम लिमिट्स होती हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये किस लिमिट्स की बात कर रहा है, देखिए जैसा हम पढ़ते आए हैं, कोरिलेशन की लिमिट क्या रहती है, -1 से लेकर के 1 के बीच रहती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के 1 के बीच रहती है। अगर कोरिलेशन में आपसे किसी भी मेथड की बात की जाए, चाहे वो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की बात की जाए, चाहे वो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात की जाए, चाहे कंकरेंट डेविएशन मेथड की बात की जाए, किसी भी मेथड में आपसे लिमिट्स पूछी जाए तो हमेशा लिमिट्स क्या रहने वाली है, -1 से लेकर के 1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में लिमिट सेम होती है। नेक्स्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, बट स्केल से नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है। ये ओरिजिन एंड स्केल से कैसे इंडिपेंडेंट होता है, देखिए मान लेते कि हमारे पास 2 सीरीज हैं, एक्स एंड वाई। अगर हम एक्स सीरीज और वाई सीरीज में दोनों में सेम नंबर को या तो प्लस करें या माइनस करें, और फिर भी हमारे कोरिलेशन के जो आंसर पर कोई भी अफेक्ट ना पड़े, तो हम उसको बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन से, ठीक है। अगर हम प्लस और माइनस करते हैं तो इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। और अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेम डिजिट को दोनों सीरीज में, और तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है चेंज इन स्केल से, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो होता है चेंज इन स्केल, और अगर प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए तो होता है चेंज इन ओरिजिन। और हमारा कोरिलेशन दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, आंसर सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। इसी के साथ में अगर कोरिलेशन की जगह रिग्रेशन वर्ड लगा होता है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, बट अब ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हमसे, द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय एन, वेयर एक्स, देखिए स्मॉल एक्स है, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई मीन, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए ये हमसे कोवेरियंस का फॉर्मूला पूछ रहा है, और हम पढ़ करके आए हैं कि कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, और जो ये एक्स और वाई है ये स्मॉल एक्स वाई है, डिवाइड बाय एन। और स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस में एक्स मीन की, एंड स्मॉल वाई किसके इक्वल होता है, वाई माइनस में वाई मीन, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला दिया है हमें, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बी एक्स वाई इज कोल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल ऑन वाई वेरिएबल। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि बी एक्स वाई का मतलब क्या होता है कि एक्स वेरिएबल डिपेंडेंट है वाई वेरिएबल पर, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसी की जगह हमें ये स्टेटमेंट भी मिल सकती थी, बी वाई एक्स इज कोल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल ऑन एक्स, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होती, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ बी एक्स वाई इज 0.4 एंड बी वाई एक्स इज 1.6, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वुड बी 0.8। तो उससे पहले हम ये देख लें कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो उससे पहले हमें आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम आर स्क्वायर कर पाएंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन, और यहाँ पर 2 रिग्रेशन की वैल्यू क्या गिवन है, 0.4 एंड 1.6। क्या गिवन है, 0.4
मल्टीप्लाई 1.6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है हमें 0.64, ठीक है। अगर 0.64 का हम अंडर रूट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0.8 आता है। और ये आंसर किसका आया अभी हमारा कोरिलेशन का। और अगर हम इसको स्केयर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बट यहाँ पर स्टेटमेंट में देखिए हमें 0.8 ही गिवन है और 0.8 तो हमारा कोरिलेशन आया है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बी एंड ई। और हमसे कौन सी पूछी थी करेक्ट वाली, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर ए सी एंड डी। देखिए क्या है हमारा आंसर ए सी एंड डी। क्लियर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ क्वेश्चन में उसने फॉल्स पूछा है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या स्टेटमेंट है द साइंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज द सेम। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उनके साइन ऑलवेज सेम होते हैं। जैसा कि देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है ये जो बी एक्स वाई है एंड बी वाई एक्स है, इन दोनों के साइन देखिए 0.4 एंड 1.6 ये दोनों ही प्लस हैं। अगर यहाँ पर एक माइनस होता तो सेकंड भी माइनस होता। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि रिग्रेशंस के जो साइन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। अगर एक माइनस है तो सेकंड को भी माइनस होना पड़ेगा, अगर एक प्लस है तो सेकंड भी प्लस होगा। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये अभी हम पढ़कर आए और पढ़ते रहे हैं कि कोरिलेशन क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है the covariance between two variables divided by the product of their standard deviations produces the value of coefficient of correlation। तो ये हमसे coefficient of correlation का फॉर्मूला बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि कोवेरियंस को अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है कोरिलेशन मिल जाता है। तो देखिए कोरिलेशन का फॉर्मूला बोल रहा है कि कोवेरियंस डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो बिल्कुल करेक्ट है ये फॉर्मूला और यही इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। अभी हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड ऑल्सो ऑफ स्केल। ठीक है, तो दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है फोर्थ, क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट है इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस इन एन एस्टिमेटिंग इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इन द रेंज। देखिए ये हमें बोल रहा है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है उसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट आता है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है, ये साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्लस साइन, मतलब जहाँ पर माइनस होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसने ये पूछा है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है जैसे कि इंडिपेंडेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो कौन सा कोरिलेशन होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसकी रेंज क्या है। तो उसकी रेंज क्या है 0 से लेकर के 1। तो यहाँ पर देखिए 0 से ही क्यों स्टार्ट है, क्योंकि हम नेगेटिव यहाँ पर नहीं ले सकते। जिस भी ऑप्शन में नेगेटिव होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है डी, 0 से लेकर 1। और 1 तक ही क्यों है, क्योंकि हमें पता है कोरिलेशन की रेंज क्या होती है -1 से लेकर के 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ bxy is equal to 0.25 and byx is equal to 0.64 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। तो अभी हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशंस, और 2 रिग्रेशंस की वैल्यू गिवन है हमें 0.25 मल्टीप्लाई 0.64। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर सोल्व करोगे तो ये लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0.25 का यहाँ पर अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है वो 0.5 आता है, और अगर 64 का लेते हैं तो पॉइंट यहाँ पर 8 आता है। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 0.40। और देखिए हमारे यहाँ पर आंसर में गिवन है 0.40। अब देखिए यहाँ पर आप प्लस माइनस के साइन को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस माइनस का साइन मैंने जानबूझकर नहीं लिया है
क्योंकि हमारे ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर प्लस माइनस की कोई बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमें आंसर दिख रहा है यहाँ पर 0.40। क्लियर। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। ये कह रहा है कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कि टू वेरिएबल में कोरिलेशन कैसा होता है, उसका फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये फॉर्मूला हम बार बार करते ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट यही होता है हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट है द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स, नहीं ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला। ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला पूछ रहा है, हमने बहुत अच्छे से इसको किया हुआ है, तो ये हमारा कौन सा है यहाँ पर करेक्ट, थर्ड। 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, तो ये किसका है, हमारा प्रोबेबल एरर का। और अगर मैं यहाँ से 0.6745 को हटा दूं तो ये जो रिमेनिंग बचा ये किसका फॉर्मूला है, ये है स्टैंडर्ड एरर का। और इसी के साथ अगर मैं 0.674 की जगह इसको हटाकर 2/3 लगा दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तब भी ये किसका फॉर्मूला है, प्रोबेबल एरर का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट है देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्स ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में तो कहीं पर कोई वैल्यूज गिवन ही नहीं है, बट आंसर में गिवन है, तो ये कैसे, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड उठाने हैं, तो यहाँ पर दो ही कीवर्ड है, वेरी हाई एंड इनवर्स। क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट नहीं भी पढ़ते और इतना ही पढ़ लेते तब भी आपको आंसर मिल जाता है। मैं कंप्लीट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये बोल रहा है कि यहाँ पर वेरी हाई कोरिलेशन है, वो भी इनवर्स वाला, किसके बीच में, ओवरवेट के बीच में एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में। मतलब जैसे जैसे किसी पर्सन का वेट बढ़ता चला जाता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाती है। जैसे कि आप सुनते हैं डॉक्टर्स बोलते हैं कि जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतने ही पर्सन की लाइफ कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है डायरेक्शन की। मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है तो सेकंड वाली कम हो रही है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा बात कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप की। और जब इनवर्स रिलेशनशिप आता है तो हम समझ जाते हैं तो ये बात कर रहा है नेगेटिव साइन की, मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन की। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि इनवर्स रिलेशनशिप इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑलवेज माइनस में ही आएगा अगर बात की है नेगेटिव कोरिलेशन की। तो यहाँ से देखिए आपका ए एंड बी तो कट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये दो आंसर बचते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमारा आंसर सी होगा या डी होगा। तो देखिए यहाँ जो वेरी हाई वर्ड लगा है ये हमें आंसर दे रहा है बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं हमारी रेंज क्या होती है कोरिलेशन की, -1 से लेकर 1। और अब हमने यहाँ पर देखा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो 1 नहीं है यहाँ पर, हम -1 को देखेंगे। तो यहाँ पर वेरी हाई बोला तो इसका मतलब जो कि -1 के पास होगी। अगर परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता तो -1 आंसर होता, बट क्योंकि यहाँ वेरी हाई बोला है तो आप देखिए -1 के पास कौन सा है, तो -1 के पास 0.80 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है 0.80, वो भी माइनस वाला। ठीक है, अगर वेरी हाई की जगह यहाँ पर वेरी लो वर्ड लिखा होता तो हमारा आंसर हो जाता -0.20, मतलब सी हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, वेरी हाई की वजह से हुआ है ये डी। क्लियर। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं, अब आप कभी नहीं भूलोगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है if the figure +1 signifies perfect positive correlation and the figure -1 signifies a perfect negative correlation then the figure 0 signifies। ये कह रहा है कि अगर +1 हमें ये बताता है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और -1 हमें ये बताता है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, तो 0 क्या बताता है, तो 0 हमें ये बताता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि अनकोरिलेटेड वेरिएबल है, या फिर उनके बीच में नो कोरिलेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर बी, अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स या 0 कोरिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है इफ द टू सीरीज मूव इन रिवर्स डायरेक्शंस एंड द वेरिएशंस इन देयर वैल्यूज आर ऑलवेज प्रोपोर्शनेट इट इज सेड टू बी। देखिए यहाँ से आप कीवर्ड उठाइए, इफ द टू सीरीज मूव इन रिवर्स। जैसे इसने रिवर्स डायरेक्शन बोला तब समझ जाइए अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अगर एक लेफ्ट जाएगा तो दूसरा राइट जाएगा।
तो उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। इतनी बात समझ में आई यहाँ से। जैसे ही हमने नेगेटिव कोरिलेशन देखा तो यहाँ से हमारे 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, बी एंड डी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, एंड द वेरिएशंस इन देयर वैल्यू आर ऑलवेज प्रोपोर्शनेट। जैसे ही इसने प्रोपोर्शनेट वर्ड बोला हमें आंसर मिल गया है। ये बोल रहा है कि अगर एक वेरिएबल में की वजह से सेकंड वेरिएबल में जो चेंज है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि x की वजह से y में जो चेंज हो रहा है एक बार में जैसे 10% होता है, फिर नेक्स्ट भी 10% होता है, फिर से 10% होता है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेम ही चेंज रहता है उसके बीच में। ठीक है, तो 10% सेम रह रहा है, इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो कैसा है, परफेक्ट, और वो भी कौन सा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन की बात की, और जैसे रिवर्स आए तो हम समझ जाते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन। और अब क्योंकि इसने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट की बात की है तो इसका मतलब ये बात कर रहा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की। क्लियर? तो यहाँ पर रिवर्स ने हमें आंसर दिया नेगेटिव का एंड प्रोपोर्शनेट ने आंसर दिया परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द साइंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड रिलेशन कोएफिशिएंट आर ऑलवेज। देखिए मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के साइन की बात पहले क्वेश्चन में कर दी है। हमेशा याद रखिएगा कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के साइन है वो ऑलवेज सेम रहते हैं। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस है तो सेकंड भी प्लस होगा, एक माइनस है तो सेकंड भी माइनस होगा। उसी के साथ ये बात भी हमेशा याद रखनी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी सेम रहेगा। अगर यहाँ पर रिग्रेशंस दोनों सेम है, प्लस है, तो कोरिलेशन भी प्लस आएगा, और अगर दोनों माइनस हैं तो कोरिलेशन भी माइनस आएगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेम। नेक्स्ट है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। देखिए मैंने बता दिया है, चाहे किसी भी मेथड की बात करें, अगर आपसे लिमिट्स पूछता है तो वो ऑलवेज क्या रहती है, -1 से 1। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में नो लिमिट्स, सेकंड में -1 से 0 बोल दिया है, ये भी इनकरेक्ट हो गया है, और सेकंड 0 to 1 बोल दिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट बोल रहा है बिटवीन -1 and 1, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। उसी के साथ में ये भी बोल रहा है कि द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव, मतलब -1 को और 1 को भी इंक्लूड करना है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, डी। ओके, नेक्स्ट है इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। देखिए यहाँ पर भी कीवर्ड उठाइए आप, फर्स्ट लाइन में ही है परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। जैसे ही परफेक्ट डिसएग्रीमेंट आया, परफेक्ट से मिल गया हमें कि आंसर हमारा 1 में 1 आएगा। ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, परफेक्ट बोलते ही समझ जाएंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट का मतलब बोल रहा है कि उनके बीच में अपोजिट कोरिलेशन है। अगर ज्योग्राफी के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के कम आते हैं, अगर ज्योग्राफी के कम आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया है, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो वो डिसएग्रीमेंट है। तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, और नेगेटिव हो गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, सी, ओनली -1। कैसे मिला हमें आंसर, परफेक्ट से मिला हमें 1 एंड डिसएग्रीमेंट से मिला माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन 2 जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज। जैसे इसने ब्यूटी की बात की तो हम समझ रहे हैं कि क्या बात कर रहा है, क्वालिटी की। और हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, क्योंकि ब्यूटी को हम रैंक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, वी यूज कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन द रेशियो ऑफ वेरिएशंस इन द रिलेटेड वेरिएबल्स इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो वेरिएशन का रेशियो है वेरिएबल्स का वो कांस्टेंट है, मतलब अगर x के कारण जो y में चेंज आता है वो 10% आता है, फिर से 10 आता है, फिर से 10 आता है, मतलब जो चेंज है वो सेम कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए कौन सा कोरिलेशन हो गया, लीनियर कोरिलेशन। जब भी हमें बोला होता है कि जो वेरिएशन का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा लीनियर। अगर यहाँ कांस्टेंट नहीं रहता तो कौन सा हो जाता, नॉन लीनियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, लीनियर कोरिलेशन। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट है आपका छूट गया है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और बने रहिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।